हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है क्विट इंडियन मूवमेंट 1942, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इसे जो है हम कई नामों से जानते हैं, जैसे भाई देखो, ये तो क्विट इंडियन मूवमेंट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हिंदी में हो गया, अगस्त क्रांति हो गया। अब आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव जो हैं, दोनों के दोनों अलग चीज़ें हैं। जो अगस्त क्रांति है वो क्विट इंडियन मूवमेंट है, और जो अगस्त प्रस्ताव है उसके वजह से जो है क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, जब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था अगस्त प्रस्ताव को। ठीक है, तो ये जो आया था ये 8 अगस्त को आया था 1940 में। वहीं ये जो हुआ था अगस्त क्रांति, ये 9 अगस्त को हुआ था, एक दिन बाद हुआ था और 2 साल बाद हुआ था 1942। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई ये क्विट इंडियन मूवमेंट जो है, इसके वो क्या कारण थे कि भाई क्यों लॉन्च करना पड़ा क्विट इंडियन मूवमेंट को। ठीक है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये वो समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसमें जो है भारतीयों की अनुमति के बिना जो है भारत को शामिल किया जाने का एक गुस्सा था, जो रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। और क्या कारण था? और था जापान के आक्रमण का बढ़ता खतरा। अब क्या हुआ कि भाई जापान जो है यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँच गया था, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, नाजियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो उनको डर था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई अब जो है वो यहाँ आने वाली है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंडियन मिनिस्टर्स को, सबको ये बहुत डर था। तो इवन यहाँ तक कि गांधी जी ने ये स्टेटमेंट तक दिया था कि वे भारत को ईश्वर के हाथों में, या एक अगर हम बोले आधुनिक शब्दावली में, अराजकता की स्थिति में ही छोड़ के चले जाएं, बस चले जाएं, बाकी जो है खुद देख लेंगे। क्योंकि जब तक ब्रिटिश यहाँ पर रहेगी तो ये डर बना ही रहेगा कि जापान जो है, जापानीज़ गवर्नमेंट वो यहाँ पे अटैक करने ज़रूर आएगी, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो उनको ये डर था कि जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक जापान का खतरा टलेगा नहीं, इसीलिए बस किसी भी तरह छोड़ के चले जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, चाहे हाल कितना भी बुरा हो। तो ये जो है उनका स्टेटमेंट था। इवन यहाँ तक कि युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण जो भाई कीमतें बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन आता है, मुद्रास्फीति होती है, और वस्तुओं के अभाव से जो है जनता में जो दिक्कतें आ रही थी ना, वो एक और रीज़न था कि भाई एक मूवमेंट जो है अब लॉन्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, और भी रीजंस थे, जैसे कि हम देखें वर्मा में जनता के साथ किया जा रहा दुर्व्यवहार। अब क्या हुआ, जब भारत में आने पर जो है पूर्व बंगाल में अपना सैनिक अड्डा बनाने के लिए जो है ना, जबरन किसानों की जो ज़मीन है उनसे ली जा रही थी। ठीक है, उनसे हड़पी जा रही थी, तो इसी वजह से जो है उनकी सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। और जो हम अगर नेक्स्ट बात करें, जो हमारा पिछला टॉपिक था क्रिप्स मिशन जो आया था, और जिसे हम बल्कि मानते भी हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये लिबरल था, काफ़ी लिबरल अप्रोच उस अडॉप्ट की थी एज़ कंपेयर टू अपने पिछले जितने भी प्रस्ताव आए हैं या जितनी भी कमीशंस बैठी हैं उनके कंपेयर में। ठीक है, बट सबके अपने डिफरेंट रीजंस थे और अपनी अलग दूरदर्शिता थी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने क्रिप्स मिशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, वो फेल हो गया और क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा। कोई हल निकला नहीं। अब जब कोई हल निकला नहीं तो हल निकालने के लिए एक मूवमेंट तो लॉन्च करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये कुछ कारण थे कि ये मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ। अब पॉइंट ये है कि इस मूवमेंट का लॉन्च होने के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा। तो जो वर्धा प्रस्ताव था वहाँ पे 14 जुलाई 1942 में हुआ। वहाँ पे जो है एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बैठी थी वर्धा में, और वहाँ पे जो है बोला गया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके प्रस्ताव को वहाँ पे पारित किया गया था। अब जब इसे पारित किया गया ना, तो इसके कुछ तो लोग सपोर्ट में थे, कुछ जो है सपोर्ट में नहीं थे। तो अब सपोर्ट में कौन कौन थे, तो देखें तो राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे, अशोक मेहता थे, राम मनोहर लोहिया थे। तो ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे लीडर्स थे जो बेसिकली बिल्कुल क्लियर थे
कि जो नॉन कॉपरेशन कह रही क्विट इंडियन मूवमेंट है ये लॉन्च किया जाना चाहिए। पर जो विपक्ष में थे वो थे सी राजगोपालाचारी, भूला भाई देसाई, नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग भी, आरएसएस भी, कम्युनिस्ट पार्टी भी, हिंदू महासभा भी, ये सब भी जो हैं इस मूवमेंट के विरोध में थे। और जो सी राजगोपालाचारी थे वो तो यहाँ तक कि क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल और प्रिंसिपल्स थे उसमें जो पाकिस्तान के लिए, वो तो उनके फेवर में थे और इसी वजह से जो है उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं आगे की, अगर इससे पहले ये जब बात हुई वर्धा में और क्लियर हुआ, इसका प्रस्ताव पारित हुआ, तो 14 जुलाई 1942 के पास किए जाने से भी अगर हम पहले की बात करें तो जो गांधी जी थे ना, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोध में एक चुनौती दे दी थी। अब देखो क्या बोला उन्होंने, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो बेसिकली उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि ठीक है, जो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो मैं कांग्रेस के बिना भी देश के लिए ये लड़ाई लड़ूंगा और मैं ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा जो बेसिकली कांग्रेस भी खड़ा नहीं कर पाएगी। तो वो उनका क्लियर था कि भाई तुम साथ दो ना दो, मैं तो ये मूवमेंट में पार्ट लूँगा, मैं तो इस मूवमेंट को लॉन्च करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है भाई काफ़ी प्रेशर रहता है कि भाई इसे जो है एक्सेप्ट करना ही है। तो अब जब 1 अगस्त आता है ना, 1 अगस्त 1942 जब तिलक दिवस मनाया जा रहा था इलाहाबाद में, तो नेहरू जी तो सपोर्ट में नहीं थे। उन्होंने ये तक बोल दिया था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, क्योंकि हम राज़ी तो हो गए हैं, फाइनली ये प्रस्ताव भी पारित हो गया और उसमें पार्टिसिपेट भी करना ही है। तो उन्होंने ये क्लियर बोला कि भाई अभी तो हम आग से खेलने जा रहे हैं, और यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि हम जो है दूरधारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जिसकी दोनों साइड ही धार लगी हुई है, हम उससे जो है उसका यूज़ करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक ऐसी तलवार का इस्तेमाल करोगे या आग से खेलोगे तो आपको खुद भी चोट लगने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो यहाँ उन्होंने यही बोला कि जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, तो आप ये ध्यान रखें। इवन अब जब क्या होता है, ठीक है सब कुछ हो गया, मान लिया गया, तो 7 अगस्त 1942 में जो है बम्बई में जो है एक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान था, वहाँ पे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, और वहाँ पे वर्धा का जो ये प्रस्ताव था, अब प्रॉपर इसकी जो है पुष्टि दे दी गई, वहाँ भी दे दी गई थी, बट हमने देखा था ना कि कुछ जो है प्रस्ताव पारित हुआ था पर कुछ सपोर्ट में थे, कुछ सपोर्ट में नहीं थे। तो अब जो है पुष्टि पूरी तरह से दे दी गई कि भाई ठीक है ये मूवमेंट होगा। कुछ संशोधन किए गए और 8 अगस्त जो है 1942 में ये प्रॉपरली पास हो गया। और इस सम्मेलन में जब ये जो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का ये जो ग्वालियर टैंक था, ये इधर जो हुआ था, वर्धा प्रस्ताव जहाँ माना गया है ना बम्बई में, तो यहाँ पे जो है गांधी जी ने एक भाषण दिया था, हम उनकी कुछ चंद लाइनें सुनते हैं। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव भी दे दें, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, डू और डाई, करो या मरो। इस मंत्र का मतलब है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे, अन्यथा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई अब कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अब चाहिए आज़ादी, तो अब बस चाहिए आज़ादी और कुछ नहीं। तो इसीलिए जो है 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू कर दिया गया। ठीक है, जिसमें पहले जो है कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे उनको जो है गवर्नमेंट ने पहले ही जेल में डाल दिया और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। अब ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जब लीडर्स ही नहीं होंगे तो इस जो मूवमेंट को लीड करेगा कौन। तो अब उन्होंने क्या किया, यहाँ तक कि जैसे अब ये गांधी हैं, ठीक है, गांधी को पूना आगा खां पैलेस में जो है
डाल दिया। नेहरू हैं तो नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डाल दिया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, उन्हें बंकुर जेल में डाल दिया बंगाल में। तो आप देख रहे हो सबको जो है अलग अलग जगह डाला ताकि जो है एक कनेक्टिविटी जो है उन लीडर्स में बनी ना पाए। अगर हम बात करें कि इस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे या क्या डिमांड्स थी एक तरह से कि भाई इनको पूरा करना पड़ेगा, तो एक तो ये थी कि भाई ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत हो जाए, कि अभी हमने अगर ये मूवमेंट किया है लॉन्च और ये सक्सेसफुल होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा कि अभी के अभी अपना शासन का अंत करें और जितनी भी सारी शक्तियां हैं, पूर्ण शक्तियां, वो भारतीयों को ट्रांसफ़र कर दें। क्लियर ऑब्जेक्ट। और क्या था? दूसरा था अंतरिम सरकार का गठन करें, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब पॉइंट क्या है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये क्या है? एक ऐसी सरकार जो स्थायी सरकार चुने जाने से पहले केवल एक सीमित अवधि तक चलती है। अब क्योंकि भाई देखो एकदम से देंगे तो कोई पता थोड़ा है कौन जीता है, कौन गवर्नमेंट है, किसकी पार्टी है, कुछ नहीं पता। तो भाई जब तक कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो एक तरह से कह लो अस्थाई सरकार होती है जो एक पर्टिकुलर समय तक जो है पूरा शासन वगैरह सब कुछ देखती है और उसके बाद में वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो एक ऐसी जो है गवर्नमेंट दो, वो भी इंडियंस की, ना कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो ऐसी हो कि भाई ब्रिटिशर्स ही देख रहे हैं। क्योंकि भाई दो क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस थी। भारत वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो तभी के तभी अपनी पावर्स को छोड़ें और जो पावर्स दें वो इंटरिम गवर्नमेंट को दें। अब गांधी जी का ठीक है, हमने ये देख लिया क्या उन्होंने उधर जो है ऑब्जेक्टिव्स रखे गांधी जी ने इस मूवमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं गांधी जी ने क्या आह्वान किया अन्य अन्य लोगों से कि भाई इस मूवमेंट में वो अपना पार्टिसिपेशन कैसे दें। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उन्हें बोला इस्तीफ़ा मत दो, कोई बात नहीं आप इस्तीफ़ा मत दो पर कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी तो दिखाओ। सोल्जर्स से कहा सेना मत छोड़ो, कोई बात नहीं आप सेना मत छोड़ो पर अपने ही लोगों पर गोली मत चलाओ, आप ऐसे भी हमारी मदद कर सकते हो। पीजेंट से बोला अगर आपका जमींदार जो है वो सरकार का समर्थक है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करता है तो आप उसको लगान मत दो। अगर आपका जमींदार भाई खुद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है तो आप उसे लगान दे दो। तो मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सरकार का समर्थन जो है उसके खिलाफ जो है जाना, ठीक है, जो भी समर्थन करता हूँ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट में बोला कि आत्मविश्वास है तो पढ़ाई छोड़ दो। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनके जो प्रिंस हैं उनसे कहा जनता का समर्थन करें, जनता जो चाहती है इस मूवमेंट में उनका सपोर्ट करें और लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करें। वहीं जो है प्रिंसली स्टेट की जो जनता थी उन्हें क्या बोला, अपने आप को भारतीय संघ का हिस्सा घोषित करें कि भाई आप इस भारतीय संघ का हिस्सा हैं और जो शासक है वहाँ का बेसिकली जो भी प्रिंसली स्टेट का प्रिंस है, बेसिकली वहाँ का जो प्रिंस है शासक है उसका समर्थन करें, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते हुए अपने शासक का समर्थन करें, ठीक है। तो ये सारी जो हैं आह्वान उन्होंने किए। अब हम बात करते हैं इस आंदोलन की प्रगति का, या ये आंदोलन अब जो शुरू हुआ तो इसमें किसने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी पड़ी थी तो इसीलिए जो है उन्होंने जो है ऑपरेशन ज़ीरो आवर जो है शुरू किया, जिसके तहत जो है जितने भी नेता थे, मेन लीडर्स थे, उनकी जो है गिरफ्तारी अलग अलग जगह करो, क्योंकि अलग अलग जगह करेंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो लीडर नहीं रहेंगे और जो जनता है ये जो क्विट इंडियन मूवमेंट में मास लेवल पर पार्टिसिपेट कर रही है विदाउट एनी लीडरशिप, वो जल्द ही ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है उन्होंने पहले तो गांधी को किया, ठीक है, गांधी जी को पकड़ा और आगा खान पैलेस जो था पूना वहाँ पे जो है उन्हें जेल में डाल दिया। ऐसे ही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है बंकुरा जेल बंगाल में डाल दिया। नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डाल दिया जो है अहमदानगर, ठीक है,
और फिर उसके बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद हो गए, उनको पटना में नज़रबंद कर दिया। इसी तरह जो है जयप्रकाश नारायण जो थे ना, वो हाजीबाग सेंट्रल जेल में थे और इवन यहाँ तक उन्होंने तो दीवार फांद के फरार भी हो गए। और इस आंदोलन में ना वो अंडरग्राउंड होकर जो है आज़ाद दास्ता का उन्होंने गठन भी कर दिया। ठीक है, अब हम बात करें सितंबर 1942 की, तो भाई इसके बाद जो है ना ये इतना बढ़ा, इतना दमनकारी हो रहा था ना, उसके अब विरोध में बेसिकली बचने के लिए कि क्योंकि भाई ये ब्रिटिश ये क्या कर रहे थे, जो लीडर दिखा उनको जेल में डाल दे रहे थे। अब लीडरशिप होगी नहीं, लोग होंगे नहीं तो कैसे चलेगा, तो इसीलिए जो है वो अंडरग्राउंड ही सारा काम करने लगे। गिरफ्तारियों से बचने के लिए अंडरग्राउंड मूवमेंट्स चलने लगे, जिनमें से जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा असफ अली थे, अच्युत पटवर्धन थे, वीएम खाकर थे, उषा मेहता थी, नादिमान अब्रवाद थे। इन्होंने क्या किया, रेडियो द्वारा जो है आंदोलन का संचार किया बम्बई और नासिक से। अब ऑब्वियसली बात है वो ऐसे कर रहे थे, रेडियो के थ्रू कर रहे थे, तो कभी ना कभी तो पता लगना ही था। तो इसीलिए जो है 12 नवंबर 1942 को जो है रेडियो स्टेशन जो है उसको सरकार द्वारा जो है जब्त कर लिया गया कि यहाँ के जो है भाई अपना जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे कैसे, तो जेल में भी डालना है, पकड़ में नहीं आ रहे, इसीलिए उस रेडियो स्टेशन को ही जब्त कर लिया गया। और इसी तरह और भी जो कुछ अंडरग्राउंड नेता थे, जैसे सुचित्रा कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, ठीक है, इन्होंने तो यहाँ तक कि बम बारूद जैसी सामग्री एकत्रित करके गुप्त संगठन में बांटना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ। और अगर हम बात करें ना ये क्विट इंडियन मूवमेंट की, तो इस समय जो है देश में कई सारे इलाकों में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट का रूल था वो समाप्त हो गया। देख रहे हो आप, समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। समानांतर सरकार कैसे, मतलब और जगह जो है अन्य क्षेत्रों में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा है और जहां उन्होंने जो क्षेत्र जीता है वहां पे जो है उनकी गवर्नमेंट चल रही है, तो इसलिए दो पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रही हैं। तो ऐसा भी इस समय पे हो रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जनता ने पार्टिसिपेशन अपना दिया था ना, क्योंकि अब लीडर्स बेशक जेल में थे पर मूवमेंट तो चालू ही था ना। तो ऐसा जो फर्स्ट अगर हम देखें ना, जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी क्विट इंडियन मूवमेंट की वजह से, वो थी बलिया में। ठीक है, किसकी थी, चित्तौड़ पांडे की। ठीक है, ऐसे और भी जो हैं गवर्नमेंट्स थी, जैसे तमलुक के अंडर जो थी मदीनापुर बंगाल में। ठीक है, अब ये बल्कि ये सरकार जो थी 17 दिसंबर 1942 तक जो है जातीय सरकार की स्थापना कर लेती है और जो है सशक्त विद्युत वाहिनी का गठन करती है। और आप ये देख सकते हो कि भाई 1 सितंबर 1944 तक ये चली, अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स जो है ना, 2 इयर्स इसने जो है अपनी गवर्नमेंट चलाई भी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाए उनका। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट की, क्योंकि अभी हमने किसकी बात की थी, पहली पैरेलल गवर्नमेंट की जो थी बलिया में। ठीक है, पर हम बात करें जिसने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है शासन किया, वो थी जो है सतारा के महाराष्ट्र में यशवंत बी चौहान और नाना पाटेल की। ठीक है, जो जिनकी सरकार चली थी 1945 तक। तो आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली जो है कितना 3 साल आसपास तक जो है इन्होंने शासन किया। देख रहे हो आप, यहाँ 1942 से 44 तक था और यहाँ पे जो है 45 है ना। तो अब हम बात करते हैं जो है 10 फरवरी 1943 की, कि इस समय क्या होता है, आंदोलन के प्रति जो ये इतना दमनकारी तरीका जो है अपनाया जा रहा था, तो गांधी जी ने आगा खां पैलेस में ही, जेल में ही उन्होंने जो है 21 दिन का जो है उपवास शुरू कर दिया, उसकी घोषणा कर दी। तो अब फिर से जो है भाई उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। अब जो है उन्हें डर लगने लगा कि भाई गांधी जी को कुछ हो ना जाए, उन्होंने वहाँ पे उपवास शुरू कर दिया। तो इसी वजह से जो है कुछ विदेशियों द्वारा इन्हें रिहा करने की मांग जगी।
वहीं कुछ जो है देशी द्वारा रिहा करने की मांग की गई, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को छोड़कर। ठीक है, अगर हम बात करें विदेशियों द्वारा जो इन्हें रिहा करने की मांग की गई, उनमें से कौन था? विदेशियों में जो ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो, लंदन व मैनचेस्टर के नागरिक, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेंट, ठीक है, और कौन है? सिलोन स्टेट काउंसिल और अमेरिकन गवर्नमेंट। तो ये सारे जो थे इन्होंने डिमांड की थी गांधी जी को रिहा कर दिया जाए। वहीं देश की बात की जाए, देश द्वारा जो की गई वो कौन थे? राजभक्त, MSNR की गवर्नमेंट और HP मोदी जो थे वायसराय की कार्यकारिणी सभा से इस्तीफ़ा दे दिए इसी वजह से कि भाई उनको रिहा करो। तो एट द एंड क्या होता है? 7 मार्च जो है 1943 में भूख हड़ताल तो समाप्त हो जाती है, उनका 21 दिन जो है पूरा हो जाता है, पर क्या होता है उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है, जिसके कारण जो है 6 मई 1944 में जो है उन्हें उस कैद से रिहा करना ही पड़ता है। तो अगर हम बात करें रिएक्शन की, जो हम अभी बात किए कि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हम बात करें तो भाई जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने इस आंदोलन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, क्यों इसका विरोध किया? तो वो इसीलिए क्योंकि उनको विश्वास था कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे ना, और अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा और जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे हमने देखा कि ट्रांसफ़र की जाए पावर एक इंस्टेंटली और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, तो ये क्लियर ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे ना, तो मुस्लिमों को तब भी दासी बनाया जाएगा और मुस्लिमों की बात तो तब भी नहीं सुनी जाएगी। तो इसीलिए उनको इस मूवमेंट से मतलब ही नहीं रहा और उन्होंने क्या किया? 23 मार्च 1943 में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। इवन जो दिसंबर 1943 था वहाँ पे कराची अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा भी दिया उन्होंने। ठीक है, और अगर हम देखें कि और किसने कैसे क्रिटिसाइज़ किया इस मूवमेंट को, तो जो तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है, उन्होंने बोला भारत छोड़ो आंदोलन जो है अकल्पनीय तथा असामाजिक है। ठीक है, क्योंकि हिंसा भी काफ़ी होती है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कहना था कि कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। क्योंकि दुश्मन ही हमारी सीमा पर है ना, तो इस वजह से उन्हें कमज़ोर करना जो है पागलपंती है। ठीक है, तो अब हम अगर इवैल्यूएट करें कि भाई क्विट इंडियन मूवमेंट में बेसिकली ऐसा क्या स्पेशल था या क्या हुआ उसके थ्रू, तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता की मांग ही इसमें जो है सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जो बेसिकली अदर मूवमेंट जितने भी हुए, हमने इतने सारे मूवमेंट्स को कवर किया, नॉन कोऑपरेशन को किया, सिविल डिसोबीडियंस को किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह किया, तो सबको कवर किया, बट प्राइमरीली ही उनकी डिमांड थी भाई अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इससे कम कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई गांधी जी ने भी क्लियर कहा वो हमको बहाना देंगे कि भाई चलो शराब बंदी कर देते हैं, आप और जो जो चीज़ें चाहते हैं वो कर देते हैं, पर इन सब के झांसे में नहीं आना है। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें डोमिनियन स्टेटस को नहीं माना गया, सीधा क्लियर बोला कि भाई नहीं अब तो स्वतंत्रता चाहिए तो चाहिए। और ये भी क्लियर हो गया इस मूवमेंट के थ्रू कि जो वफादार थे सरकार के, अब वो जो है चाहे डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में, वो इस मूवमेंट में शामिल थे। जबकि पहले जो है कई बार ऐसा नहीं था कि भाई कई सारे लोग थे जो नहीं करते थे, बट यहाँ जो है लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट को ये पता लग गया कि अब उनका वफादार तो यहाँ कोई नहीं है। और इवन इसका हमने इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिकली भी देखा, काफ़ी बुरा हाल हुआ। क्यों? कई एरियाज़ जैसे ढाका, तमलुक, नौखली, टिप्पेरा, ये सारे क्षेत्र हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जहाँ पे हज़ारों में लोग मारे गए। तो भाई क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नीति अडॉप्ट की थी, वो थी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। देखो एक रीज़न बेसिकली जो भाई नॉर्मल सा है वो ये तो था ही कि जो स्थानीय भारतीय व्यापारी थे ना, उन्होंने जितना भी भोजन था वो जमाखोरी के कारण जो है बेसिकली जमा करा, तो उस वजह से जो है समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोग इतने मारे गए।
बट जो सबसे मेन रीज़न रहा है ना वो यही रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीति थी जो है स्कॉच अर्थ पॉलिसी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न थी। अब ये थी क्या, तो ये भाई एक ऐसी पॉलिसी थी जिसको जो है जर्मनी के खिलाफ यूएसएसआर या रशिया कह लो उस समय पे, तो उन्होंने जो है अडॉप्ट की थी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में। तो अब इसमें क्या था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो भी जो जर्मन फोर्स थी वो एंटर कर रही थी ना उनके एरिया में, तो उन्होंने क्या किया, स्वयं के जितने भी बांध थे उन सबको नष्ट कर दिया, फसलों को आग लगा दी, संचार तंत्रों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उन्होंने खुद ही अपने ही रिसोर्सेज में आग लगा दी, उन्हें नष्ट कर दिया। तो पॉइंट ये है कि कोई क्यों ही अपने ही खुद के रिसोर्सेज को, अपने ही एरियाज़ को बर्बाद करने पे तुला है। तो देखो ऐसा इसीलिए किया जाता था, जो सेना आ रही होती थी ना वो उसको ऑब्वियस सी बात है वो कितना खाना ले आएगी, कितना सिस्टम उठा लाएगी, तो वो जो है यहीं पे लूट कर यहीं से ही आगे बढ़ेगी। तो उसको कमज़ोर करने का ये तरीका होता था, क्योंकि जब देखो ना भाई फसलें होंगी तो खाएंगे क्या, कितना वो ले आएंगे, संचार नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे कि और चीज़ें आएँ, कैसे सिस्टम रन करे, कहाँ जाएं, तो उनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी। बांध नष्ट कर देंगे तो रहने के लिए ना तो इन्हें खाना पीना मिलने वाला है, ना जगह मिलनी है, कुछ नहीं मिलना, तो वो एक ऐसी बंजर ज़मीन बना के छोड़ देंगे जो उनके किसी काम की नहीं, तो वो खुद ब खुद जो है पीछे मुड़ जाएंगे, बैक स्टेप ले लेंगे। तो मतलब सामने वाली जो आर्म फोर्स आती है उसको कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया जाता था। ठीक है, उनकी प्रगति को सीमित करना और उन्हें भूखा रखना, ये इसका एक मेन पर्पस होता था। तो अब यहाँ बात है ये, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में जब जर्मन फोर्स जो थी रशिया में एंटर कर रही थी, तो उन्होंने उस समय पे ये अडॉप्ट किया, ये पॉलिसी अडॉप्ट की। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ये क्यों बात कर रहे हैं, तो ये इसीलिए कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना उन्होंने भी ये पॉलिसी को यहाँ पे अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि जो जापानीज़ गवर्नमेंट थी, जापानीज़ फोर्स थी, वो अब आगे बढ़ रही थी, वो इंडिया की तरफ मूव कर रही थी, तो उनको कमज़ोर करने के लिए उन्हें कोई रिसोर्सेज ना मिले, इसीलिए इस जो है पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। तो इसी वजह से जो है ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा नहीं बोल सकते कि भाई प्राकृतिक थी, नेचुरल थी और लोगों को इसीलिए दिक्कत ज़्यादा हुई, जबकि ये सरकार ने बाकायदा प्रबंध किया था कि ऐसा हो, जिसकी वजह से हालात जो थे बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। तो अब हम बात करें रिज़ल्ट की, तो भाई क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो भाई देखो ये तो हमें पता है कि